नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम देश, दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। आपको पता चल चुका होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से सटे हुए नेपाल देश की बात, जहां पर कल तख्ता पलट हो गया। इससे पहले आपने देखा बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। आपको बता दें कि लगभग 5 सालों के भीतर दुनिया में 3 देशों में तख्ता पलट हुआ है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में ऐसी चीज़ें सामने आईं। और साथ ही साथ आज की हम बात कर रहे हैं, आज के डेट में यानी कि 10 सितंबर 2025 को फ्रांस के पेरिस में वहाँ भी इसी प्रकार का मामला देखने को मिल रहा है। पेरिस में आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ किया जा रहा है और फ्रांस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल की हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसी नौबत आई कि पूर्व प्रधानमंत्री को पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मारा गया, वर्तमान प्रधानमंत्री भाग गए, गृह मंत्री को दौड़ा के मारा गया। बहुत सारी कहानियाँ नेपाल से निकल के आई हैं। जिनको भी अभी नेपाल के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है तो आपको बता दें कि नेपाल को लेकर हमने पिछले कुछ महीनों पहले एक लेक्चर लिया हुआ था, शायद पिछले साल 2024 में हमने लिया था, जिसमें वहाँ के पूर्व राजा जो थे, नरेश थे, उनके आह्वान पर जनता सड़कों पर उतरी थी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था कि यहाँ पे राजशाही फिर से लाई जाए। तो क्या इस तख्ता पलट के पीछे उनका हाथ है या किसी विदेशी ताकत का हाथ है, या नेपाल की वर्तमान सरकार जिस प्रकार से चाइना की तरफ झुक रही थी तो क्या अमेरिका ने कुछ ऐसा कांड किया? इन सब चीज़ों को डिटेल से समझने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया बैन जो हुआ था उसको समझने की कोशिश करेंगे और जेन जेड क्या होता है, जिन्होंने ये पूरा आंदोलन किया। 13 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच के युवाओं ने इस आंदोलन को लीड किया। इसका कोई नेता ही नहीं था, नाम कई निकल के आए लेकिन कोई इसका रियल नेता ज़मीन पर नहीं दिखाई दिया। बैकडोर से भर कोई सपोर्ट किया। भारत के बड़े बड़े लोगों ने भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, मीडिया हाउसेज ने इसको सपोर्ट किया इसको, क्योंकि जो ओली प्रधानमंत्री थे वर्तमान में, ये भारत विरोधी थे, राम मंदिर विरोधी थे। साथ ही साथ भारत भूमि पर कहीं ना कहीं इनकी निगाहें थीं। चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना और भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहना, इनकी सत्ता जाने से भारत को फ़ायदा तो है कि भारत का एक कांटा हटा, लेकिन जिस प्रकार से नेपाल में घटनाएं घटी उन सारी चीज़ों को लेकर भारत के अपोजिशन लीडर जो हैं, जैसे शिवसेना के संजय राउत ने कुछ टिप्पणी की और भी कई कांग्रेस के लीडर ने टिप्पणी की, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने टिप्पणी की कि क्या आने वाले समय में भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। खैर, बता दें कि भारत में किसी माई के लाल में दम नहीं है कि ऐसा कुछ करे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भारत में बहुत हुए हैं। 3 तलाक जब बैन हुआ था तब प्रदर्शन हुए थे और भारत सरकार ने इसे सालों तक हैंडल किया और लोगों को समझाया कि 3 तलाक आपके पक्ष में है, महिलाओं के हक में है। किसान आंदोलन हुआ, जब आंदोलन के अंदर खालिस्तानी समर्थक घुसे तो भारत सरकार ने तत्काल व्यवस्था करते हुए आंदोलन सालों तक चला, 1 साल से ऊपर तक चला। और फिर सरकार को लगा कि अभी आंदोलन किसानों का आंदोलन ना होकर अब इसमें पॉलिटिक्स हो रही है और इसके अंदर देश विरोधी गतिविधियाँ शामिल हो गई हैं, तो उन्होंने अपने आप को झुकाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सामने आकर ये कहा कि हम तीनों कृषि कानून को वापस लेते हैं। भले ही इससे उनकी साख में आंच तो आई, लेकिन देश की साख को बचाने के लिए 3 कानून वापस लेने का फैसला कहीं ना कहीं सार्थक रहा और भविष्य में फिर से वो प्रधानमंत्री बनकर भारत के जो युवा पीढ़ी है, भारत की पूरी जनता है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भले ही गठबंधन की सरकार चल रही हो, एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ ये जेन जेड आंदोलन ने सरकार को खदेड़ दिया। संसद भवन के साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के आवास को तोड़फोड़ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को जलाकर राख कर दिया गया। हजारों फाइलें जलकर नष्ट हो गई। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर में आग लगाई गई। उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की इसमें मौत हुई। पीएम केपी ओली इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर से भागते हुए दिखाई दिए। इस सीन ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की याद दिला दी, जब शेख हसीना हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा
और भारत आकर रुकी, शायद आज भी हैं। उससे पहले श्रीलंका में भी ऐसे ही तख्तापलट हुआ था। नेपाल में ये सब क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, और भारत के पड़ोसी देशों के अंदर ये जो पैटर्न चल रहा है तख्तापलट का, इसका असर भारत पर क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। दिन था 4 सितंबर का। नेपाल सरकार ने फेसबुक जैसी तमाम ऐप्स जो हैं, ज़्यादातर अमेरिकी ऐप जो सोशल मीडिया हैं, उन पर बैन लगा दिया। इसके बाद हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ है जिसे चलाने वाले हैं सुडान गुरुंग ने इंस्टाग्राम पर युवाओं से स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूली बैग लेकर सड़क पर उतरने को कहा। 8 सितंबर को नेपाल की संसद के सामने धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और लोगों को समझ में नहीं आया कि ये आंदोलन चल किसके लिए रहा है। लोगों को लगा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था, लेकिन ये ऐसा था ही नहीं। हामी नेपाल ने इसका आह्वान करते हुए पोस्ट में लिखा, एक लंबे अरसे से करप्शन, भ्रष्टाचार ने हमारे सपने, हमारे जो भविष्य हैं, उन सबको और देश की गरिमा को समाप्त कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि नेता अमीर होते जा रहे हैं और हमारे देश की जनता, जिन्हें जीने के लिए तक संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब और नहीं। केपी ओली सरकार ने प्रोटेस्ट दबाने के लिए हथियार का सहारा लिया, गोलियां चलवाई और जिसमें 22 से ज़्यादा युवाओं के मारे जाने की बातें निकल के आई। 400 से अधिक लोग घायल हुए। बच्चों पर गोली चलवाने की खबर फैलते ही आंदोलन का रुख बदल गया। आंदोलन और भयानक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सीधा संसद भवन पर अटैक किया और उसके अंदर आग लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीट दिया गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडौल को काठमांडू में उनके घर के नज़दीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें हमने लगाई हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों को आग के हवाले कर दिया। कई लोगों ने लगातार इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री केपी ओली के अलावा सरकार में 4 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और सरकार गिर गई। 1990 के दशक से ही नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल रही है। पहले राजशाही, फिर संवैधानिक राजशाही आई और फिर लोकतांत्रिक सरकार आई, लेकिन नेपाल में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सका। जनता के बीच समर्थन खो चुके 75 से 80 साल के लोग सरकारें चलाते आ रहे हैं। टॉप पदों पर कोई युवा नेता ही नहीं था। ऐसे में सोशल मीडिया बैन के मुद्दे ने एक ऐसी चिंगारी लगाई कि नेपाल का तख्ता पलट ही हो गया। नेपाल में यूथ कल्चर और यूथ मीडिया का स्ट्रक्चर बहुत वाइब्रेंट है। रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटीज़ हैं, लोग सड़कों पर आना जानते हैं। इस बार प्रोटेस्ट में कट्टर माओवादी, कम उम्र के नेताओं की पार्टियों और हिंदू राष्ट्रवादी लोग जुट गए। नेपाल में संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 138 है। नवंबर 2025 में हुए आम चुनाव में शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 88 सीटें मिली। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी सीपीएन को 79 सीटें मिली, जबकि पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को 32 सीटें मिली। और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न पार्टियां हैं, वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समर्थन दिया। सीपीएन और एनसी ने एक दूसरे को समर्थन दे दिया और साथ में कुछ और छोटे भी दल आए जिन्होंने एक दूसरे को समर्थन देते हुए नेपाल में चौथी बार सरकार बनाई और इसके प्रधानमंत्री बने ओली। कुछ छोटे दल जैसे जनता समाजवादी पार्टी ने भी ओली की सरकार को समर्थन दे दिया। मौजूदा समय में संसद में 32 सीटों के साथ प्रचंड की पार्टी, 20 सीटों के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और 14 सीटों वाली राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी और 12 सीटों वाली पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी विपक्ष में है। इस तरह के घटनाक्रम वहाँ लगातार बढ़ते रहे और इन सब चीज़ों की वजह से जो नेता थे वो चुनाव हारें या जीतें, मामला उनके ही हाथ में होता था। यानी कि चुनाव जीते तब भी वाह वाह, चुनाव हारे तब भी वाह वाह। यानी कि चुनाव में किसी की भी जीत हो, सरकार में घूम फिर कर यही सब आते थे। किसी को बहुमत मिलता नहीं था तो
सभी पार्टियां मिलजुल कर सरकारें बना लेती थी और वहाँ पे भ्रष्टाचार को अंजाम देती थी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निवास, जिसका नाम है शीतल भवन, ने प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को आग लगाई थी और पूरा का पूरा राष्ट्रपति का जो शीतल भवन है वो अग्नि भवन में तब्दील हो गया। ये सब घटनाएं हमें 2024 में हुए बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन से के एक पैटर्न को देखते हुए लग रहा है, जिसे जुलाई क्रांति का नाम दिया गया था या जनजेड क्रांति भी कहा गया था। इस आंदोलन में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनी जो प्रो अमेरिका हो गई। यह आंदोलन सरकारी नौकरियों में कोटा सुधार की मांग को लेकर था, लेकिन यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा प्रणाली को फिर से लागू करने का आदेश दिया। छात्रों और नौकरी चाहने वालों ने इसका विरोध किया और 1 जुलाई से स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी SAD के बैनर तले देश भर में प्रदर्शन शुरू किया। फिर 20 जुलाई को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। झड़प में 560 लोगों की उस समय मौत हुई, 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 4 अगस्त को हिंसा चरम पर पहुंच जाती है और ढाका में 95 लोग और मारे गए, जिनमें 14 पुलिसकर्मी भी शामिल होते थे। घटनाक्रम बढ़ते हुए 5 अगस्त को शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और वहां से भागकर भारत चली आई। सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मा ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान करते हुए कहा, एक अंतरिम सरकार देश को चलाएगी। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, जो पाकिस्तान के एक तरह से एजेंट के रूप में जाने जाते हैं, मोहम्मद यूनुस को जो मुख्य सलाहकार नियुक्त कर अंतिम सरकार बना ली गई। इसी तरह 2022 में श्रीलंका में भी आम लोगों ने आंदोलन किया, जिसे अरागलया कहा गया, जिसने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार की सत्ता का तख्ता पलट किया। दरअसल राजपक्षे परिवार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने बड़े पैमाने पर विदेशी कर्ज लिया, जिसका इस्तेमाल आलीशान इमारतें बनाने और भ्रष्टाचार में हुआ। 2022 तक टैक्स कटौती, टूरिज्म इनकम कम होने से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो गया। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक करीब 28% आबादी यानी करीब 63 लाख लोग खाने की कमी से जूझ रहे थे। 13 घंटे तक बिजली कटौती और 34% तक महंगाई बढ़ गई थी। इससे आम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके थे। 31 मार्च को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में गोटाबाया राजपक्षे के निजी आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। 9 अप्रैल 2022 को सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया और 9 मई को महिंदा राजपक्षे के समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया, जिससे देशव्यापी हिंसा भड़क उठी। दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबरें निकली, सैकड़ों लोगों के घायल होने की बातें निकली। इसके बाद महिंदा राजपक्षे ने PM पद से इस्तीफा दिया और रानिल विक्रमसिंघे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति विवादास्पद भी थी क्योंकि विक्रमसिंघे को राजपक्षे परिवार का समर्थक माना जाता था। 9 जुलाई को हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोला। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। 14 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे ने सिंगापुर से ईमेल के जरिए इस्तीफा दे दिया। 20 जुलाई को संसद में विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नई संसदीय चुनाव और कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली खत्म करने की ही मांग कर दी। हालांकि अगस्त तक प्रदर्शन कमजोर पड़ गए और 21 सितंबर को राष्ट्रीय जनशक्ति यानी NPP नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को राष्ट्रपति चुना गया। नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में जो स्टूडेंट मूवमेंट के तहत तख्तापलट करके एक पैटर्न चलाया जा रहा है, एक काम कैसे करता है। आपको बता दें कि जो नई पीढ़ी गवर्नेंस का पुराना घिसा पिटा ढर्रा है उसको नई चाहती है, यानी कि नई पीढ़ी जो है वो आधुनिक कल्चर को अपनाना चाहती है और सरकार को थोड़ा फास्ट करना चाहती है, अपने हिसाब से लाना चाहती है। जबकि नेता युवाओं के हित की पॉलिसी लाने के बजाय खुद को मजबूत करने में पुराने नेता लगे पड़े हुए हैं। जब बरसों तक युवाओं में गुस्सा पलता रहता है तो इसे सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है और झोपड़ी में आग लग जाती है। बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने नौकरियों में 30% जो कोटा लागू करने का आदेश दिया था, इसके विरोध में आंदोलन हुआ था। श्रीलंका में भी नेताओं के करप्शन के चलते बिजली की कमी और महंगाई हद से ज़्यादा होने की वजह से सड़कों पर लोग आए। नेपाल में भी भ्रष्टाचार को असली वजह माना गया। सोशल मीडिया बैन के आदेशों ने इसे चिंगारी दी और ये कहीं ना कहीं भारत को सीख लेने की ज़रूरत है। भारत में भी ऐसी घटनाएं घटित करने के लिए बहुत सारी जो देश विरोधी ताकतें हैं
वो कहीं ना कहीं एक्टिव होती नज़र आती हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे देशों में जो बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी जैसे मुद्दे हैं, नेपाल में कोई भी इंडस्ट्री ही नहीं है। इन देशों के युवा जब पश्चिमी देशों के युवाओं से अपनी तुलना करते हैं तो उनसे तुलना में अपने अंदर गुस्सा को बढ़ाते हैं। सभी जगह सरकारें कमज़ोर हैं, साथ ही विदेशी ताकतें भी प्रोटेस्ट में मदद कर देती हैं और इससे तख्तापलट जैसी नौबत आ जाती है। भारत में भी यूथ बहुत ज़्यादा है, सरकार से नाराज़ रहते हैं, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल स्पेस है। वह वोट देकर विपक्षी दलों को सरकार में ला सकते हैं, जबकि इन देशों में विपक्ष लगभग जीरो के बराबर है। लेकिन भारत में विपक्ष मजबूत है। जब भी लगता है कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं तो सत्ता पलट जाती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पहले से अगर आप देखेंगे तो जब समाजवादी पार्टी थी तो उसके ऊपर ये आरोप लगते थे कि उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और अपराधी जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और योगी आदित्यनाथ इसी मुद्दे पर चुनाव लड़के आए। जो कानून व्यवस्था की बात होती थी, उनके आने के बाद हज़ारों की संख्या में अपराधियों का इनकाउंटर हुआ, हजारों को जेल में डाला गया। नौबत ये तक आई कि अपराधी हाथों में तख्ती लेकर थानों की तरफ बढ़ने लगे कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हमें गोली ना मारो। तो इससे क्या हुआ, जनता में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति एक विश्वास पनपा कि ये सरकार जो है हमें सुरक्षा की गारंटी दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक वर्ग है छात्रों का जो कहीं ना कहीं इनसे नाराज़ रहता है कि ये हमें सरकारी नौकरियों की उपलब्धता कम करते हैं। जैसे शिक्षक भर्ती की देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं वो इनसे बहुत ही नाराज़ रहते हैं। ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालयों की यानी कि बेसिक शिक्षा के जो प्रशिक्षु हैं, जो टीचर्स हैं, वो इनसे नाराज़ रहते हैं। लेकिन चुनाव जीतने का एक कारण इनका सबसे बड़ा ये होता है कि ये अदर जो वैकेंसी होती है वो लाते रहते हैं। जैसे पुलिस विभाग हुआ और भी छोटे मोटी वैकेंसियाँ होती हैं वो आती रहती हैं। लेकिन इनका जीतने का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कानून। कानून के सहारे ये जीत जाते हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर है वही इनका सबसे मजबूत बेस बना हुआ है। इसी प्रकार से हर राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, जहाँ पे भी जिसको लगता है कि ये हमारे मन मुताबिक नहीं है, भारत की जनता सरकार बदल देती है। जिस दिन जनता को लगेगा कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके हितों के लिए कार्य नहीं कर रही है, अगले 5 सालों बाद जो चुनाव आएंगे उसमें वोट डालकर किसी अन्य राजनीतिक दल को जो हैं उनको सत्ता मिला सकती है। फिर उनको वो पसंद नहीं तो उनको ला सकती है। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में ऐसी व्यवस्थाएं होकर भी किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि वहाँ विपक्ष इतना मजबूत ही नहीं है। भारत में विपक्ष मजबूत है। थोड़ी सी ही सत्ता डगमगाई कि विपक्ष सरकार में आई। जैसे कि आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया गया कि 400 पार अगर सरकार आ जाती है तो आरक्षण समाप्त कर देगी, जबकि ऐसी कुछ सच्चाई नहीं थी। लेकिन मुद्दा तूल पकड़ा, जनता को लगा कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहने चाहिए, लेकिन इतने मजबूत ना हो कि वो आरक्षण को समाप्त कर दें। चुनाव इनको जितवाया जनता ने, लेकिन इतनी ही शक्ति दी कि ये कुछ ऐसा कांड ना कर पाए। खैर, देश की जनता बड़ी ही जानकार है, बड़ी ही समझदार है। तो भारत में भविष्य में ऐसी कोई घटना सफल हो जाए जिसका अंदाज़ा हमें तो नहीं लगता है कि भारत में ऐसी घटनाएं सफल हो पाएंगे। आपको बता दें कि चीन के करीबी और भारत के विरोधी माने जाने वाले नेपाल के केपी ओली एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन गए थे। 5 ही दिन बाद यानी 4 सितंबर को ओली ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे 26 अमेरिका बेस्ड सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन लगाए, लेकिन चाइना के टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया। नेपाल सरकार का कहना था कि इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन की शर्तें नहीं पूरी की, जबकि टिकटॉक जैसी चीनी कंपनी चीनी ऐप्स पर बैन नहीं लगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ओली ने चीन के समर्थन में अमेरिका का विरोध करने के लिए इन कंपनियों पर बैन लगाया। जब नेपाल के युवा इन बैन के विरोध में खड़े हुए तो इसे अमेरिकी लॉबी से सपोर्ट मिल गया और ये जो प्रोटेस्ट था सफल हो गया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि केपी ओली भारत के समर्थक नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि उनके जाने के बाद वहाँ की नई लीडरशिप का झुकाव भारत की तरफ होगा। मौजूदा हाल में नेपाल में कोई भी नेता ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसके नाम पर सभी पार्टियां और आंदोलन कर रहे आम लोग एकजुट हो जाएंगे। नई सरकार बनने के बाद ही इसका असर भारत पर देखने को मिलेगा।
नेपाल में कुछ युवा नेताओं की लीडरशिप में बनने जा रही अंतरिम सरकार से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरकार में अमेरिकन लॉबी वाले लोग होंगे और भारत से नेपाल का सीमा विवाद और गहरा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो जेनजेड की लड़ाई है, वो काफ़ी लंबी चलने वाली है और इसका असर देश में नहीं पूरी दुनिया में होने वाला है। पूरी दुनिया ये सोच रही होगी कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। थोड़ा सा हम नेपाल में जान लें कि इस समय क्या अपडेट्स चल रही हैं। तख्तापलट तो हो चुका है, लेकिन अंतरिम सरकार बनाने के लिए आज दिन भर नेपाल की आर्मी और जेनजेड आंदोलनकारियों के बीच कई राउंड बातचीत होती रही। 1997 से 2012 तक पैदा होने वाले लोग जेनजेड कहला रहे हैं। लोकल मीडिया में जो बातें वहाँ पे आ रही हैं, उनकी अगर हम माने तो देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इन्हें जेनजेड का समर्थन मिला हुआ है। इसके अलावा रैपर से काठमांडू के मेयर बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिन सिंह और हरका सपंग का नाम भी सामने आ रहा है। इस बीच 2 दिन की हिंसा के बाद आज कई खुलासे हो रहे हैं। सीपीएन अध्यक्ष पुष्प कमल दहन प्रचंड की बेटी गंगा दहल के जले हुए घर में एक शव बरामद किया गया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है और नेपाल पुलिस का कहना है कि देश भर की जेलों से 11,000 से ज़्यादा कैदी भाग चुके हैं। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा कर्मियों और कैदियों के बीच झड़प भी हुई। इस झड़प में पुलिस की गोलीबारी से 5 नाबालिग कैदियों की मौत भी हुई और 4 गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। तो नेपाल क्राइसिस पर जेनजेड की जो कार्यवाही चल रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से समझा। उम्मीद है कि आपको भारत के पड़ोस में चल रहे घटनाक्रम समझ में आए होंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो नेपाल में युवाओं की सोशल मीडिया बैन, 4 साल में 3 बड़े घोटाले जैसे गिरिबंधु भूमि स्वैप, ओरिएंटल कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, उनमें करोड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ। सियासी अस्थिरता जैसे 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बने, बेरोजगारी और असमानता, विदेशी दबाव, भारत से दूरी, भाई भतीजावाद, इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी नेपाल क्राइसिस के बारे में, बांग्लादेश, श्रीलंका और आज फ्रांस के पेरिस में भी इसी तरह का पूरा पैटर्न देखने को मिल रहा है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।